नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। राहुल गांधी ने ये ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस के दिमाग में आरक्षण खत्म करने का प्लान चल रहा है क्या? मोदी विरोध में अमेरिका में राहुल के वो झूठ जिससे देश में हंगामा मचा है, आज आपको वो दिखाऊंगा। रेल हादसे के लिए पटरियों पर हो रही बड़ी साजिश का खुलासा भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भारत से बंगाल को काट देने वाला बांग्लादेश के आतंकियों का प्लान क्या है? हिंसा संभल नहीं रही, बांग्लादेश भारत को हिल्सा मछली रोक के तीर मार लेगा क्या? ना ड्रोन काम आया ना शूटर्स, फिर कैसे पकड़ा गया पांचवा आदमखोर भेड़िया? पांचवा भेड़िया भी पकड़ा गया, तब भी यूपी में हमले कौन कर रहा है? आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। और 200 किलोमीटर की स्पीड से आया वो तूफान जिसने 3 देश हिला दिए। ऐसा भयंकर तूफान जिसके सामने बड़ी बड़ी इमारतें और पुल तिनके की तरह उड़ गए, आज उसके बारे में भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आज दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मचा देने वाली खबर आई। राष्ट्रपति ने दिल्ली बीजेपी के विधायकों की उस चिट्ठी को गृह मंत्रालय के पास भेजा है जिस चिट्ठी में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी। 30 अगस्त को दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी जिसमें दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग हुई थी। बीजेपी के विधायकों ने अपनी चिट्ठी में कहा था कि केजरीवाल के जेल में बंद होने की वजह से संवैधानिक संकट है, इसलिए सरकार बर्खास्त की जाए। अब राष्ट्रपति ने इस चिट्ठी को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया है। यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे के एक बयान पर सियासत गर्मा गई। शिंदे ने कहा कि वो गृह मंत्री रहते हुए जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर भाषण देने गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर भी लग रहा था। शिंदे ने यह बयान अपनी किताब 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स के लॉन्च के मौके पर दिया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि सुशील कुमार शिंदे के बयान ने हकीकत बता दी कि कांग्रेस के शासन में कश्मीर के हालात क्या हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स आज काम पर नहीं लौटे। रेप और मर्डर कांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने मांगे पूरी नहीं होने तक काम पर नहीं लौटने की चेतावनी दी, जिसके बाद आज बंगाल सरकार ने मामले को सुलझाने के लिए प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलावा भेजा है। हालांकि खबर यह है कि जूनियर डॉक्टर्स ने ममता सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। बीजेपी से नाराजगी की अटकलों के बीच आज अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अपर्णा यादव के साथ उनके पति प्रतीक यादव भी मौजूद रहे। सूत्रों का दावा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले आश्वासन के बाद अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद ज्वाइन करने के लिए मान गई। पिछले दिनों चाचा शिवपाल यादव से अपर्णा यादव की मुलाकात के बाद उनकी नाराजगी को लेकर अटकलें तेज हो गई। यूपी में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ नॉन स्टॉप जारी। बागपत में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। बदमाश के इलाके में होने की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट पर आ गई और एक बाइक पर आ रहे संदिग्ध को रोकने का इशारा किया। इस पर बदमाश ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया। अचानक आए मलबे की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत होने की खबर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश का काम भी चल रहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। राहुल गांधी ने ये क्या कह दिया भाई कि कांग्रेस के दिमाग में आरक्षण खत्म करने का प्लान चल रहा है क्या? मोदी विरोध में अमेरिका में राहुल गांधी के वो झूठ जिससे हंगामा मचा है। रेल हादसे के लिए पटरियों पर हो रही साजिश का बड़ा खुलासा क्या कह रहा है? सबसे पहले इसका चैप्टर। राहुल गांधी विदेश में। राहुल गांधी फिर कार्यक्रमों में बोल रहे हैं और वो जितना बोल रहे हैं उतने सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करने का बार बार प्रयास करते हैं। यहां तक कि इस बार तो वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि क्या राहुल गांधी बोल रहे हैं विदेश में और देश में हंगामा खड़ा हो जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं क्या? इतना ही नहीं, राहुल गांधी बोलें और अपनी किरकिरी ना कराएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो भी हो गया है। ऊपर से जो इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पर किसी भी लेवल पर जाने को तैयार रहता है, चाहे देश में आग लग जाए तो लग जाए, वो आज भी राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछ पा रहा।
भाई राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तब उनकी बातों पर बड़ा बवाल खड़ा होता है। कभी वो कह देते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं बचा है, कभी कह देते हैं कि अमेरिका जाकर भारत में लोकतंत्र भारत आकर अमेरिका और दूसरे देश जो है वो भारत के लोकतंत्र को बचाने में मदद करें, कभी वो भारत की बुराई और चीन की तारीफ करने लगते हैं। इस बार भी राहुल गांधी यही सब अमेरिका जाकर कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इस बात को समझकर भी क्या अनजान हो जाते हैं कि विदेशी ताकतें तो इसी ताक में हैं कि कैसे भारत की जो मजबूत इमेज नरेंद्र मोदी ने बनाई है वो इमेज खराब की जाए, कैसे भारत को कमजोर किया जाए और नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ राजनीतिक साजिशें हैं, दूसरी तरफ ऐसी साजिशें भी चल रही हैं जिसमें रेल की पटरियों पर कभी सिलेंडर रख दिया जाता है, कभी सीमेंट की सिल्ली रख दी जाती है, कभी बोल्डर रख दिया जाता है। कानपुर से लेकर अजमेर और सोलापुर तक इसी तरह से ट्रेन की पटरियों पर साजिश हो रही है और यह नई तरह की साजिश है। इस साजिश के बारे में आज क्या खुलासे हुए हैं वो भी आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन पहले राहुल गांधी की बात करते हैं जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। और हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी विदेशी जमीन पर वही राजनीति कर रहे हैं जिस राजनीति में भ्रम, झूठ और अफवाहों के अलावा कुछ नहीं होता। राहुल गांधी इस तरह की बातें अमेरिका जाकर कर रहे हैं कि उनकी ही पार्टी से राहुल गांधी ने जो रायता फैलाया है वो समेटे नहीं सिमट रहा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने यही माहौल बनाया कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने एक नया रायता फैला दिया। जब अमेरिका में राहुल गांधी से आरक्षण पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करने पर सोचेगी, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक शर्त भी जोड़ दी। एक बार राहुल गांधी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए आरक्षण को लेकर, फिर आपको बताऊंगा कि उनके बयान पर कैसे बवाल खड़ा हो गया। But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper caste, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? लेकिन राहुल गांधी ने आरक्षण पर जो कहा उस पर उनकी अच्छी खासी रगड़ाई हो गई। क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कह दिया कि आरक्षण समाप्त करना तो दूर, सोचना भी अपराध है राहुल गांधी जी। मायावती ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस सालों से आरक्षण को खत्म करने की साजिश में लगी हुई। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी के घातक बयान से सावधान रहें क्योंकि यह पार्टी सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। हालांकि राहुल गांधी से कोई यह पूछे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि समाज में जब बराबरी आ जाएगी तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई अगर वो बराबरी नहीं आई तो इस देश में 60 साल 55-60 साल तो कांग्रेस ने राज किया है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वो बराबरी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं लेकर आए वो बराबरी। और अभी तो राहुल गांधी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हम इतना आरक्षण दे देंगे। राहुल गांधी ने भले ही शर्त के साथ आरक्षण खत्म करने की बात कही हो, लेकिन अब लोग नेहरू से लेकर राजीव गांधी के आरक्षण विरोधी बयान याद दिला रहे हैं। जैसे 27 जून 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण के मुद्दे पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी राय बताई थी। लेटर में लिखा था कि वो किसी भी प्रकार के आरक्षण को पसंद नहीं करते, खास तौर पर नौकरी में आरक्षण को तो बिल्कुल नहीं। नेहरू ने आगे लिखा कि वो हर उस चीज के खिलाफ हैं जिससे अक्षमता और लो स्टैंडर्ड को बढ़ावा मिले, लेकिन अगर हम धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण देंगे तो काबिल लोगों को पीछे कर देंगे और हमेशा दूसरे या तीसरे दर्जे के बने रहेंगे। नेहरू ने लिखा कि उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि धर्म के आधार पर आरक्षण का बिजनेस कितना आगे जा चुका है। हम हमेशा पिछड़ों की मदद करें, लेकिन क्षमता से समझौता किए बिना, क्योंकि दूसरे दर्जे के लोगों के साथ हम पब्लिक सेक्टर या कोई और सेक्टर कैसे खड़ा कर पाएंगे। यानी जवाहरलाल नेहरू की नजर में आरक्षण देना दूसरे दर्जे के लोगों को मौका देना था। यानी जवाहरलाल नेहरू की नजर में आरक्षण देना ऐसे लोगों को आगे लेकर आना था जिससे देश की प्रगति जो है वो प्रभावित हो जाएगी। अब लोग याद दिला रहे हैं ये नेहरू जी वाली सोच राहुल गांधी में भी है क्या? अच्छा, नेहरू जी की बात नहीं है। इसी तरह इंदिरा गांधी का केस देखिए। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस सरकार ने 21 मार्च 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया। लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी की फिर से सत्ता में वापसी हुई, दिसंबर 1980 में मंडल कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आई।
1980 से 1989 तक 1989 तक कांग्रेस सत्ता में थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया। इसके बाद वीपी सिंह की सरकार आई, जिसने कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, और जब वीपी सिंह ने सदन में मंडल कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दी तो उस दौरान राजीव गांधी नेता विपक्ष थे। 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने लोकसभा में मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करते हुए कहा था कि हम सभी का उद्देश्य जाति विहीन समाज बनाना होना चाहिए। दुर्भाग्य से आज जो हम कदम उठा रहे हैं वो एक जातिवादी फॉर्मूला है। इसके अलावा 1980 में इंदिरा गांधी ने अपने कैंपेन का नारा यही रखा था कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। यह वो बयान है जिस पर राहुल गांधी ने खुद ही मुसीबत को न्योता दे दिया। लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी भी क्या पिता की, दादी की, नेहरू जी की, किसकी सोच लेकर बैठे हैं भाई? लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश की खूब बदनामी हो रही। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर चिराग पासवान बोल रहे हैं, मायावती बोल रही हैं, लेकिन जिस बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया गया कि वो आरक्षण खत्म कर देगी, नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बीजेपी हमलावर नहीं है, वो अलग जोन में सोई हुई है। अच्छा, राहुल गांधी ने यह कहकर देश को बदनाम भी किया कि भारत में तो लोगों को अपने धर्म के पालन की आजादी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राहुल गांधी यह कहकर पूरे देश को सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उठा दिए उन्होंने। भारत में जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष नहीं थे। राहुल गांधी ने यह कहकर देश को बदनाम किया कि यहां तो 90% आबादी को उसका हक नहीं मिल रहा। राहुल गांधी यह कहकर देश के उद्योगपतियों को बदनाम करते रहे कि भारत को सिर्फ 2 उद्योगपति चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के चक्कर में राहुल गांधी चीन की तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि चीन में रोजगार की कोई समस्या ही नहीं। राहुल गांधी के इन बयानों को कांग्रेस या उनके समर्थक यह कहकर डिफेंड करते हैं कि राहुल गांधी तो मोदी सरकार की आलोचना कर, नरेंद्र मोदी की आलोचना करना देश को बदनाम करना नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी और उनके लोग ये नहीं समझते कि आलोचना करना या बदनाम करने में फर्क होता है। और राहुल गांधी साफ साफ झूठ बोलकर देश को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें शायद यह गलतफहमी है कि वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो देश की छवि को डैमेज कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठे बैठे यह दावा कर दिया कि भारत में तो सिखों को धार्मिक आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, पगड़ी पहनने, गुरुद्वारे जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भाई वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि भाई वो पहन सके, कड़ा पहन सके, पगड़ी पहन सके। इसका मतलब क्या अभी नहीं पहन पा रहा? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी को कैसे इस बयान पर देश के सिखों ने करारा जवाब दिया। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. अब राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं। वो विदेशी धरती पर जो बोलते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं। इसलिए राहुल गांधी को बहुत सोच समझकर बयान देने चाहिए, क्योंकि उनको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई सिख जो है वो पगड़ी पहन पाएगा या नहीं, कड़ा पहन पाएगा या नहीं। और सुनकर ऐसा लग रहा है कि भाई लग रहा है ये सब नहीं कर पा रहा सिख। अगर राहुल गांधी अमेरिका में बैठे बैठे ये कह दें कि भारत में तो सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे जाने तक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो अमेरिका में बैठे लोग क्या सोचेंगे? सोच लेंगे कि भाई यही हो रहा होगा। वो भारत को ऐसे देश के रूप में देखेंगे जहां लोगों के पास धार्मिक आजादी तक नहीं है, जबकि सच इसके उलट है। राहुल गांधी विदेश में बैठकर यह माहौल बना रहे हैं कि भारत में सिखों को कोई धार्मिक आजादी नहीं मिली। शायद राहुल गांधी को यह पता नहीं कि राहुल गांधी या ये तो पता नहीं या बताना नहीं चाहते कि इस देश में सिखों को कृपाण लेकर फ्लाइट में भी यात्रा करने की आजादी। सिख पगड़ी पहनकर, कड़ा पहनकर, कृपाण लेकर कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जबकि सिखों को छोड़कर किसी भी और धर्म के व्यक्ति को कृपाण जैसा कोई धार्मिक चिन्ह अपने साथ फ्लाइट में ले जाने की इजाजत नहीं है। सिख अगर 2 व्हीलर चलाते हुए भी पगड़ी धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। इस तरह की छूट किसी और धर्म के व्यक्ति को नहीं है। और यह सब इसलिए क्योंकि पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बेहद जरूरी रिवाज है।
और इसी वजह से उनकी धार्मिक मान्यता को देखते हुए ये छूट दी गई है। अब ये बात राहुल गांधी को नहीं पता है, लेकिन वहां वो माहौल ऐसा बना रहे हैं कि कड़ा पहनने मिले, गुरुद्वारा जाने मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब बातें राहुल गांधी जानते हैं, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में अमेरिका जाकर सोचिए क्या कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी विदेश जाते थे तो मुसलमानों के बारे में बोलते थे कि भारत में मुस्लिम प्रताड़ित। अब वो मुस्लिमों का नाम नहीं लेते, अब वो सिखों का नाम ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में चुनाव, किसान आंदोलन फिर से शुरू होने की बातें हो रही हैं, तो राहुल गांधी को लगता होगा कि सिखों को लेकर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो माहौल बनेगा। लेकिन यह तो सीधे सीधे झूठ की राजनीति हो, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि सिख प्रताड़ित है। खुद सिख समुदाय राहुल गांधी को जवाब दे रहा है, क्योंकि सच तो यह है कि सिख समुदाय का खुद पीएम कितना सम्मान करते रहे हैं, वक्त वक्त पर वो सिख संगठनों से मिलते रहे हैं, गुरुद्वारे जाते रहे हैं, ये सब ने देखा है। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में भी 2 सिखों को जगह दी है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू। पिछले 10 साल में सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं आपको याद दिलाता हूं। पाकिस्तान से दुश्मनी होने के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया गया। अफगानिस्तान में फंसे सिखों की पूरी हिफाजत के साथ देश लेकर आए। अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को सुरक्षित लाया गया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। सिख धर्म हो या अन्य धर्म, पीएम मोदी ने हमेशा ही सब धर्मों के प्रति आदर और सम्मान जताया। इसलिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी भड़की हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। सुनिए एक बार, फिर राहुल गांधी को वो इतिहास याद दिलाऊंगा जिसे वो शायद भूल गए। जितनी सेफ्टी सिक्योरिटी सिख्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में है, मैं समझता हूं कम जगह में होगी। मैं नहीं समझता कि उनको समझ नहीं है, पर वो बाहर जाके गलत और डेंजरस नैरेटिव करते हैं। इट्स अ वेरी 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 रिग्रेटेबल थिंग। जो राहुल गांधी आज विदेश में जाकर सिख समुदाय को लेकर झूठी बातें कह रहे हैं, इस तरह की झूठ फैलाने वालों को अपनी पार्टी का उस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, जिस इतिहास में उनकी पार्टी के हाथ खून से रंगे। 1984 के दंगों में सिखों का कैसे कत्लेआम हुआ, इसकी कहानी राहुल गांधी को जाननी चाहिए। 1984 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे, जिसमें 3000 सिखों की हत्या हुई। 1984 के दंगों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर न सिर्फ हिंसा भड़काने बल्कि दंगे करने वाली भीड़ की अगुवाई करने के भी आरोप लगे थे। निर्दोष सिखों की पहचान करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन राहुल गांधी के पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कह दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो थोड़ा हिलती ही है। यह हुआ था सिखों के साथ राजीव गांधी के कार्यकाल में, और राहुल गांधी विदेश जाके बता रहे हैं कि आज सिख की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो कड़ा पहन सके। राजीव गांधी का वो बयान सुनवाता हूं आपको, जब सिख दंगे हुए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। राजीव गांधी का यह बयान आज तक कोई नहीं भूला है, ना ही वो बात भूली है जो बात राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने कुछ साल पहले ही सिख दंगों को लेकर कही थी कि हुआ तो हुआ, ये हुआ तो हुआ, बहुत चर्चित हुआ था। वो भी राहुल गांधी को आज याद दिला देता हूं कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। अब यही सैम पित्रोदा विदेश में राहुल गांधी के टूर करवाते हैं, जिससे राहुल गांधी की ब्रांडिंग हो सके। लेकिन सैम पित्रोदा की बातें हों या फिर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की बातें हों, कोई भूलता नहीं है बॉस। ना ही यह भूलता है कि सिखों का किस तरह से नरसंहार 1984 में कांग्रेस के राज में हुआ था। सुनिए बीजेपी के नेता आरपी सिंह क्या कह रहे हैं।
सिख की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई वाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ तो उसका। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। जिनका ऐसा इतिहास रहा हो वो आज विदेश में बैठकर ऐसे लेक्चर दे रहे हैं जैसे भारत में तो किसी को कोई आजादी नहीं। वो विदेश में बैठकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे भारत में सब कुछ बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी। एक तरफ राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से अब कोई डरता नहीं। उन्होंने तो पीएम मोदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर हरा दिया है, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिला दिया है। लेकिन अगर कोई राहुल गांधी से यह पूछ ले कि इतना ही मोदी कमजोर हो गए, इतना ही राहुल गांधी मजबूत हो गए, तो वो नरेंद्र मोदी से तीसरी बार भी क्यों हार गए? इस सवाल पर राहुल गांधी बहाने बनाने लगते हैं कि चुनाव ठीक से नहीं हुए। सुनिए कि कैसे अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी भारत के उस चुनावी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं जिस चुनावी सिस्टम की तारीफ दुनिया करती है। कभी कोई आज तक भारत के चुनावी सिस्टम पर सवाल नहीं उठा सका, फिर चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन विदेशी जमीन पर जाकर राहुल गांधी अपने ही देश के सिस्टम की बुराई करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि वो जीत सकते थे, लेकिन सिस्टम ने हरवा दिया। जब सिस्टम ने हरवा दिया तो 99 पे भी क्या कूद रही है कांग्रेस पार्टी? फिर रोए बैठकर, न लड़े अगला चुनाव। जहां मन छाती पीटेंगे, जहां मन जो है वो अपनी पीठ थपथपाएंगे कि अरे गजब, मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, 99 ले आए। सुनिए राहुल गांधी ने चुनाव पर क्या कहा अमेरिका में। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन सिस्टम उनका है। अगर सिस्टम उनका है तो फिर क्यों राहुल गांधी सिस्टम की शिकायत कर रहे हैं कि सिस्टम की वजह से हार गए? ये तो अपनी कमियों को छुपाने वाली बात है, ये सच्चाई को न देखने वाली बात है, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये लोग तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी से हारे। सच ये है कि ये लोग भले ही चुनाव पर सवाल उठाएं, लेकिन इसी सिस्टम से जीतकर वो राज्यों में सरकारें बनाते हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, तो इसी सिस्टम से चुनाव हो रहा है ना बॉस। और सब इस चुनाव में जुटे हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगर जीत गए तो राहुल गांधी हीरो हो जाएंगे, अगर हार गए तो ईवीएम को विलन बनाएंगे, दुनिया भर में जाके कहेंगे कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की बुराई नहीं, ये देश का अपमान करते हैं। विदेश में जाकर देश की छवि बिगाड़ते हैं कि हमारे यहां तो ढंग से चुनाव भी नहीं हो रहा, हमारे यहां तो आजादी नहीं है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की बात है तो कई बार राहुल गांधी की बातें समझ से बाहर हो जाती। जैसे अमेरिका में किसी ने उनके गठबंधन को इंडी गठबंधन कह दिया, तो राहुल गांधी इस पर नाराज हो गए और कहने लगे कि उनका गठबंधन का नाम इंडिया है, इंडी नहीं है। इस पर सवाल पूछने वाले ने राहुल गांधी को यह कहकर फंसा दिया कि इंडिया में जो लास्ट वाला ए है उसका मतलब क्या है? अलायंस ही ना है। तो फिर ये इंडिया अलायंस कैसे हुआ? इंडिया में लास्ट में ए अलायंस है, तो अलायंस ऑलरेडी लगा हुआ, फिर अलायंस लगेगा, इंडिया अलायंस कि इंडिया अलायंस होगा। तो राहुल गांधी फंस गए। सुनिए वहां, देखिए वहां क्या हुआ। जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी हंस गया, हंसने लगा राहुल गांधी की बात सुन। It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. It's not. Because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. And it was very successful. And generally the BJP people say India Alliance, but everyone else in India says India Alliance. राहुल गांधी विदेश जाकर अपना भी मजाक उड़वाते हैं
देश की बदनामी करवाते हैं, सो अलग। लेकिन राहुल गांधी को कोई टोकता नहीं, क्योंकि वो इकोसिस्टम के उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं जिस एजेंडे के टारगेट पर नरेंद्र मोदी। ऐसा ही एक एजेंडा वो विदेशी ताकतें हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाती हैं, जिन्हें भारत की स्टेबिलिटी आंखों में खटक रही। ऐसी विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे भारत को बड़ा नुकसान। ऐसी ही एक साजिश आजकल ट्रेन की पटरियों के साथ की जा रही है। रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन डीरेल करने की साजिश हुई। आज अजमेर से यह बड़ा खुलासा हुआ कि वहां पर ट्रेन की पटरियों पर 2 जगह पर 70 किलो के सीमेंट के ब्लॉक रख दिए गए थे। एक ही किलोमीटर के दायरे में 2 अलग अलग जगहों पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे हुए थे। ये देखिए, गनीमत यह रही कि सीमेंट के इन ब्लॉक से अहमदाबाद जा रही एक मालगाड़ी टकराई। कोई पैसेंजर ट्रेन टकराई होती तो न जाने क्या क्या होता, क्योंकि इतने बड़े ब्लॉक्स को रखने का मकसद तो सीधा यही था कि ट्रेन पलट जाए और लोगों की मौत। इस साजिश की भी जांच की जा रही है, क्योंकि राजस्थान में ट्रेन को पटरी से उतारने की 17 दिन में यह तीसरी घटना है और देश में 3 महीने में 9वीं घटना। इससे पहले 28 अगस्त को राजस्थान में ही 12 में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका हुआ था। इससे पहले 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई थी। अब अजमेर से ऐसी घटना सामने आई तो चिंता बढ़ गई है भाई। ये कौन लोग हैं जो कभी ट्रैक पर सिलेंडर रख रहे हैं, कभी सीमेंट के ब्लॉक रख दे रहे हैं। आपको जानकर आपको अजमेर के रेलवे ट्रैक से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे ये घटनाएं बढ़ती चली गई हैं। आपको जानकर हैरानी हो। फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं ब्लॉक जो है कितनी बड़ी साइज है, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ ब्लॉक है। ट्रेन से टकराती है और आगे निकल जाती है। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। यहाँ देखिए, ये इसको हिला भी नहीं सकते, इतना भारी ये है यहाँ पर। और जो अधिकारी उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये किस तरीके का ब्लॉकेज मिला है और क्या ट्रैक पर मिला था? ये सैटरडे और संडे और मंडे की इवनिंग नाइट को ये 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक अप ट्रेन और एक डाउन ट्रेन थी, दोनों में एक 10:30 के लगभग और एक 12 बजे के लगभग ये 2 घटनाएं हुई। जिसमें तो किसी ने जानबूझ के ही इनको गिराया है। इसके एक ही ट्रैक पर 2 अलग अलग ट्रैक जा रहे हैं, एक इस तरफ दोनों पर किया गया, दोनों अलग अलग ट्रैक के ऊपर गिराया गया है। इससे के ऊपर पहले उस अब ये वो वाला हमारा ये अप ट्रैक है जिसके ऊपर हुआ था, और दूसरा ये डाउन ट्रैक है, इसके ऊपर रखा है। तो दोनों ट्रेनों से ये हिट किया है। इसी तरह का पैटर्न देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी मालगाड़ी को पलटाने की साजिश रची गई। यहां एक स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का एक बड़ा पत्थर रखा हुआ मिला। अब आप देखिए, अब ये इतना बड़ा पत्थर कोई एक आदमी तो उठा के लाया नहीं होगा। ये पत्थर एक सिग्नल पॉइंट के पास रखा हुआ था, जिसे देखकर यही लग रहा है कि ट्रेन को पलटा देने की साजिश का हिस्सा है। यह हादसा लोको पायलट की सावधानी से टल गया। घटना को लेकर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। कल ही हमने आपको कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश के बारे में बताया था। इस साजिश की जांच अब एनआईए ने शुरू कर दी है। इसके अलावा आईबी और एटीएस भी जांच में शामिल है। जांच में पता चला है कि कानपुर में ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश थी। ट्रैक पर सिर्फ सिलेंडर नहीं बल्कि 20 मीटर तक पेट्रोल छिड़कने के निशान मिले हैं। ट्रैक के बीच सिलेंडर रखा था, ट्रैक से सटाकर रखी कांच की बोतल में पेट्रोल था, उसमें एक बत्ती लगी हुई थी, एक झोले में ट्रैक किनारे बारूद रखा था। साजिश ये थी कि जब 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन सिलेंडर से टकराएगी, सिलेंडर और पेट्रोल बम फटेगा। इसके पास में रखे बारूद की वजह से जोरदार धमाका होगा। सिलेंडर से लगातार गैस रिसने की वजह से आग ज्यादा से ज्यादा बोगियों तक पहुंचेगी। लेकिन यह साजिश इसलिए फेल हो गई क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक लग गई और सिलेंडर में विस्फोट नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि कानपुर की घटना के पीछे आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल हो सकता है। आईएसआईएस खुरासान से जुड़े लोग सेल्फ रेडिकलाइज लोग होते हैं जिनकी ट्रेनिंग सोशल मीडिया के जरिए होती है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर जिस तरह का सामान मिला है उससे शक है कि आरोपी सेल्फ रेडिकलाइज हो सकते हैं। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्ला घोरी पाकिस्तान में बैठकर आतंकी ऑनलाइन क्लास देता है। फरतुल्ला घोरी ने ही हाल में अपने ऑडियो क्लिप के जरिए भारत में ट्रेन पलटने का आदेश भी दिया था। यानी ऐसी घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं और इस पूरे मामले में चिंता का विषय बनी हुई। एक साजिश भारत में बैठे कट्टरपंथियों के जरिए हो रही है, दूसरी साजिश बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी कर रहे हैं। पाठशाला में अगली क्लास, भारत से बंगाल को काट देने वाला बांग्लादेश के आतंकियों का प्लान क्या है? हिंसा संभल नहीं रही, बांग्लादेश भारत को हिल्सा मछली रोक के
तीर मार लेगा क्या? अब जरा यह खबर देखिए। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से कट्टरपंथियों की वहां पर मौज आ गई। जब तक शेख हसीना थी, तब तक ये कट्टरपंथी थोड़ा कंट्रोल में थे, लेकिन जैसे ही शेख हसीना गई, कट्टरपंथियों ने तो जैसे बांग्लादेश पर कब्जा ही कर लिया। इन्हीं कट्टरपंथियों की वजह से हमने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए देखे। हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों को निशाना बनाया जाता हुआ देखा। लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार से भी इन कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा। अब ये बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें किसी ने इशारा दिया हो कि भारत के खिलाफ जितना कर सकते हो करो। इसलिए ये कट्टरपंथी अब ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको हैरानी हो। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी आजकल हिल्सा मछली पकड़ने में जुटे हैं कि हिल्सा मछली भारत न जाने पाए। इन्होंने बांग्लादेश से हिल्सा मछली के निर्यात को रोक दिया है। हिल्सा मछली पश्चिम बंगाल में बहुत पसंद की जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगा दिया। लेकिन ऐसी हरकतों से इन कट्टरपंथियों की बुद्धि पर ही तरस आता है, क्योंकि अगर हिल्सा मछली का निर्यात रोक भी दिया तो कौन सा तीर मार लोगे भाई? इससे भारत को कम, बांग्लादेश को ही ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन भारत से नफरत और हिंदुओं से नफरत में ये कट्टरपंथी अच्छे खासे बांग्लादेश का बेड़ा करने में तुले। इसकी डिटेल आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भी बांग्लादेश की नई सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में है और वो भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि भारत से पंगा लेने का मतलब यह होता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को देश के फायदे नुकसान से क्या लेना देना? उन्हें तो इस वक्त हिंदू विरोध और भारत विरोध दिख रहा है। इसलिए बांग्लादेश की नई सरकार ने हिल्सा मछली को बैन करने का फैसला ले लिया। बांग्लादेश सरकार की सलाहकार फरीदा अख्तर ने इसके बारे में बताया कि कुछ मुनाफाखोर व्यापारी मछली का निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने लोगों को हिल्सा मछली नहीं मिल पा रही। स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने हिल्सा मछली का निर्यात रोकने का फैसला किया है, जिससे हिल्सा मछली की उत्पादन लागत और कीमत कम हो सके। हमने सुनिश्चित किया है कि दुर्गा पूजा के दौरान भारत को हिल्सा मछली का निर्यात नहीं करेंगे। जिस हिल्सा मछली के निर्यात पर बांग्लादेश ने बैन लगाया है, उसके बारे में जरा सुन लीजिए। हिल्सा मछली को इलिश मछली भी कहते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। दुनिया की 70% हिल्सा मछली का उत्पादन बांग्लादेश करता है। हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी हुई। हिल्सा मछली की कीमत 1800 रुपए से 2400 रुपए प्रति किलो तक होती है। हिल्सा मछली को मछलियों की रानी भी कहा जाता है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ कई बीमारियों में फायदा पहुंचाती है। बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जबकि शेख हसीना के पीएम रहते हुए यही हिल्सा मछली भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीति का जरिया थी। आपको हिल्सा कूटनीति के बारे में याद दिलाता हूं, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई। 1996 में गंगा जल बंटवारे की संधि के बाद शेख हसीना ने बंगाल के तत्कालीन सीएम ज्योति बसु को हिल्सा मछली उपहार में दी थी। बांग्लादेश ने 2012 से 2020 तक बाकी देशों में हिल्सा के निर्यात पर रोक लगाई थी, लेकिन भारत को हिल्सा देने पर रोक नहीं लगी थी। 2019 में बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा के उपहार के तौर पर 500 टन हिल्सा मछली भारत में भेजी थी। 2023 में भी दुर्गा पूजा के लिए बांग्लादेश ने भारत में हिल्सा भेजने का फैसला किया था। 2023 में बांग्लादेश के 79 एक्सपोर्टर्स ने करीब 3950 टन हिल्सा मछली भारत भेजी। लेकिन अब बांग्लादेश को एक नया बुखार चढ़ा कि नहीं, हम हिल्सा नहीं देंगे। अब नई कट्टरपंथी सरकार हिल्सा डिप्लोमेसी को रोकना चाहती है। इनको लग रहा है कि भाई बंगाल में हिल्सा मछली ज्यादा खाई जाती है, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, वहां डिमांड होगी, नहीं भेजेंगे, कोई बहुत बड़ा तीर मार ले। बांग्लादेश ने हिल्सा के निर्यात पर बैन लगाया, लेकिन भारत में अभी भी आराम से हिल्सा मिल रही है। व्यापारियों के मुताबिक बांग्लादेश की हिल्सा मछली अब म्यांमार के रास्ते भारत आ रही। हालांकि इससे हिल्सा मछली की कीमत थोड़ी बढ़ गई, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान लोग महंगी कीमत पर भी इसे खरीदते हैं। यानी बांग्लादेश की सरकार भले ही बैन लगाए, लेकिन हिल्सा मछली तो भारत आ रही है। तुम क्या ही कर लिए? ऐसा लगता है कि कट्टरपंथियों ने ठान लिया है कि ये बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद करके मानेंगे और बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह आतंक का अड्डा बना देंगे। क्योंकि आप देखिए कि जब से बांग्लादेश में नई सरकार आई है, तब से वहां पर एक के बाद एक आतंकवादियों को जेल से निकाला जा रहा है। और ये छोटे मोटे आतंकी नहीं, खूंखार आतंकवादी। उसी में एक आतंकी है जशीमुद्दीन रहमानी, ये जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, जिसे शेख हसीना की सरकार के दौरान जेल में कैद किया गया। वो अब बाहर आ गया।
और जशीमुद्दीन रहमानी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का सदस्य है। अल-कायदा का समर्थन करता है। जेल से बाहर आते ही जशीमुद्दीन रहमानी ने भारत को धमकी भी दे दी। जशीमुद्दीन रहमानी ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत में चिकन नेक को काट देंगे। जैसे हमारे यहां एक भाई साहब कह रहे थे ना कि चिकन नेक काट देना चाहिए भारत को और वो जेल में आजकल, वैसा ही ये आदमी कह रहा है कि भारत में चिकन नेक को काट देंगे। जम्मू कश्मीर को भारत से आजाद कराएंगे, बंगाल को भी भारत से अलग कराएंगे, खालिस्तान का समर्थन करेंगे। सोचिए क्या क्या ये लोग दिमाग में पाले बैठे हैं कि बंगाल को भारत से काट देंगे ये लोग। ऐसे आतंकवादियों को जब खुला छोड़ा जाएगा तो बांग्लादेश आतंक का अड्डा बन ही जाएगा। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो दिख रहा है उसके हिसाब से। वहां पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लाम के समर्थन से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चल रही है और ये कट्टरपंथी अब बांग्लादेश के इतिहास को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में संविधान बदलने के लिए कमेटी बना दी गई है। आजादी के प्रतीक मिटाने की तैयारियां चल रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिरा ही दी गई। अब राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को बदलने की मांग हो रही है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अगर सोच रहे हैं कि धमकी देकर भारत को डरा देंगे तो पहले मालदीव का हाल देख लेना चाहिए। मालदीव ने भी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, लेकिन पीएम मोदी की एक तस्वीर से पूरा मालदीव घुटनों पर आ गया। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत एक ग्लोबल पावर बन रहा है। भारत की अनदेखी करना आज किसी भी देश के लिए मुश्किल है। बांग्लादेश जितना जल्दी समझेगा उतना उसके लिए बेहतर रहेगा। खैर, बांग्लादेश अपना शिकार खुद कर रहा है। हम आपको बताते हैं भेड़ियों के शिकार के बारे में। पाठशाला में अब अगली क्लास, ना ड्रोन काम आया ना शूटर्स। फिर पांचवां आदमखोर खूंखार भेड़िया कैसे पकड़ा गया? पांचवां भेड़िया पकड़ा भी गया तब भी यूपी में हमले कौन कर रहा है? जरा ये चैप्टर देखिए। यूपी में भेड़ियों के आतंक पर हम आपको पाठशाला में लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। जिस बहराइच में करीब 2 महीने से लोग आदमखोर भेड़ियों को की वजह से खौफ से घरों में कैद हो गए थे, जहां 50 से ज्यादा गांव की करीब 80,000 की आबादी आदमखोर भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों से सहमी हुई थी। लोगों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है, क्योंकि दबे पांव आकर ये आदमखोर जो है वो बच्चों का ही शिकार कर रहे हैं। लेकिन आज वहां के लोगों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि जब हाईटेक ड्रोन नाकाम हो गए, शार्प शूटर की हाईटेक गन्स काम नहीं आई, तो ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम ने ही दबे पांव पहुंचकर आदमखोर भेड़ियों के झुंड में बचे 2 भेड़ियों में से एक को पकड़ लिया। ये उसी की तस्वीर। ड्रोन को चकमा दे रहा ये 5वां आदमखोर भेड़िया कैसे जाल में फंसा, उसकी एक एक डिटेल सुनिए। लेकिन पहले पिंजड़े में बंद हो चुके इस आदमखोर खूंखार की तस्वीर देखिए। ये देख के देख नहीं रहे हैं, ये कैसा खूंखार दिख रहा है। ये देख के ही लग रहा है कि ये छोड़ने वाला नहीं है। देख रहे हैं, इसका बस चले तो वो रॉड खा जाए। पिंजड़े में बंद होने के बावजूद ये आदमखोर भेड़िया हमला करने को तैयार दिख रहा है। किस तरह भेड़िया पिंजड़े की सलाखों को अपने नुकीले दांतों से चबाने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे हैं। आप इसे ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला करते वक्त ये आदमखोर अपने इसी मजबूत जबड़े से और दांतों से कैसे शिकार को दबोच कर भागता होगा। आप सोचिए, जो लोहे की रॉड चबाने का प्रयास कर रहा है वो आदमी को छोड़ता होगा, बच्चे का क्या करता होगा, सोचिए। इस आदमखोर को पकड़ना इतना आसान नहीं रहा। भेड़िए के जाल में फंसने के बाद भी टीम के लोग इसके पास जाने से हिचकते रहे और फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर लाठी डंडों की मदद से इसे काबू किया गया। फिर पैर बांधकर पिंजड़े तक इसे ले जाया गया। आज जिस आदमखोर को पकड़ा गया है वो मादा भेड़िया है। इस आदमखोर को पकड़ने के बाद ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम का जोश आई है। अब यह टीम जल्दी ही बहराइच में आदमखोर का आतंक खत्म करने का दावा कर रही है। एक बार सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा 5वें आदमखोर को जाल बिछाकर किस तरह पकड़ा गया। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हालांकि आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर को पकड़ना आसान नहीं रहा। एक तरफ पिछले कई दिनों से शार्प शूटर्स की टीम उसे ढूंढने में जुटी रही, तो दूसरी तरफ हाईटेक ड्रोन्स की मदद से उसकी सटीक लोकेशन पता करने की कोशिशें। लेकिन यह शातिर आदमखोर लगातार चकमा देता रहा, जिसके बाद स्ट्रैटेजी बदली गई।
गांव वालों की मदद ली गई और उसे पकड़ा गया। इस ऑपरेशन में जुड़े अधिकारियों ने बताया कि आदमखोर भेड़िए इतने शातिर हो चुके थे कि आसमान में ड्रोन दिखता था तो भाग जाते थे। जब ड्रोन नाकाम होने लगे तो फुटप्रिंट्स के जरिए आदमखोर भेड़िए तक पहुंचने का प्लान बनाया गया। दरअसल बीती रात बहराइच के ददुआपुर गांव में बकरी पर भेड़िए ने हमला किया, इसकी जानकारी दी। जांच में कंफर्म हो गया कि ये भेड़िए के ही फुटप्रिंट्स हैं। खून लगा हुआ था, छाप पड़ता चला गया। इसके बाद भेड़िए के पैरों के निशान को ट्रेस करना शुरू किया गया कि देखें किधर गया है। इस काम में मुश्किल इसलिए नहीं आई क्योंकि पंजे के निशान बेहद साफ बने हुए थे और एक ही तरफ जाते हुए दिखाई दिए। जहां तक भेड़िए के पंजे के साफ निशान दिखाई दिए वहां तक टीम आगे बढ़ती रही। यह दूरी बकरी पर हमले वाली जगह से करीब 6 किलोमीटर थी। इसके बाद भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन को सुबह तक के लिए टाल दिया गया। फिर सुबह सुबह करीब 4 बजे भेड़िए को पकड़ने के लिए एक बार फिर ऑपरेशन शुरू हुआ और 2 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह सुबह करीब 6 बजे यह 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। ऑपरेशन भेड़िए में जुटी टीम ने 5वें भेड़िए के पकड़े जाने को बड़ी कामयाबी बताया और बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक पूरी तरह खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहने का भरोसा भी दिया। सुनिए एक बार। रात भर हम लोग ड्रोन पे एक जगह सेट करके उसकी फिगर ले लिया था, लेकिन हम लोग ने पूरी रात ड्रोन उसके आसपास नहीं दौड़ाया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अब ये बहुत स्मार्ट हो गए थे। जैसे ही ड्रोन इनके पास आते थे ये भागना शुरू कर देते थे। तो इस बार हम लोगों ने जो दोनों टेक्निक्स को यूज किया, पगमक्स को भी यूज किया। पगमक्स काफी क्लियर दिखाई दे रहे थे, किल क्लियर दिखाई दे रहे थे, इनके स्कैच क्लियर दिखाई दे रहे थे। तो इस बार दोनों मेथड्स को यूज करते हुए हम लोगों ने इस भेड़िए को पकड़ा। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ये हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वास्तव में जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। मैं खुद भी जब बच्चों के बारे में देखती थी और लोगों से मिलने जाती थी, मुझे खुद बहुत दुख होता था। छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से भेड़िए उठा के ले जाते थे। और अब गनीमत यह है कि 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बहराइच के लोग अब भी टेंशन में। क्यों भाई? क्योंकि सबसे खूंखार माना जा रहा लंगड़ा भेड़िया अभी भी पकड़ा जाना बाकी, जिसे बहराइच में आतंक मचा रहे भेड़ियों का लीडर माना जा रहा है। लेकिन अब लंगड़े भेड़िए के पकड़े जाने की उम्मीद जग गई क्योंकि खेत पर सिंचाई के लिए पहुंचे एक गांव वाले ने भेड़िए को गन्ने के खेत में जाते हुए देखने का दावा किया, जिसके बाद 5वें आदमखोर भेड़िए को पकड़ने वाली टीम पूरे इंतजाम के साथ वहां पहुंच गई। जांच के बाद कंफर्म हो गया कि गन्ने के खेत के पास दिखे फुटप्रिंट्स भेड़िए के ही हैं। इसके बाद भेड़िए को पकड़ने के लिए गन्ने के खेत की घेराबंदी कर दी गई। पहले भेड़िए को देखने वाले ग्रामीण और भेड़िए को पकड़ने के लिए पहुंची टीम के लोगों को सुनिए, फिर बताऊंगा कि आखिर आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए अब क्या क्या किया जा रहा है। किसी के गन्ने में घुसा है, पग निशान मिल चुके हैं। अभी ड्रोन की सहायता लिया जा रहा है कि हम पहचानने में थोड़ा आसानी हो जाए। बस पग निशान देखकर अपन पूरा तैयारी कर रहे हैं पकड़ने की। पूरी टीम उतर चुकी है? जी, हमारी पूरी टीम उतर चुकी है, 12 आदमी की। जो सवेरे 5वें भेड़िए को पकड़े जी लोग थे सब लोग? जी, आप हम ही। अच्छा, हाँ। तो क्या उम्मीदें की जा सकती है? उम्मीदें यही किए जाते हैं कि जल्द से जल्द ये पकड़ जाए बस। हाँ। तो सब लोग अंदर जा रहे हो, घेर चुके हो? जी हाँ, घेराबंदी हो चुकी है। अभी देख रहे हैं कि ड्रोन की सहायता ले रहे हैं कि देखिए कहाँ है। हम धान की सिंचाई कर रहे थे, इंजन बांधे हुए थे, आए थे उसमें हैंडल मारने के लिए। तभी हमारे बिल्कुल 10 मीटर पास से पीछे से निकला है। हम वही इंजन में कुछ कर रहे थे, गड़बड़ रहा है, उसको देख रहे थे। तभी हमने उसको देखा, हमने तुरंत आप लोगों को सूचना किया हूँ। तुरंत मतलब टीम पहुँचने की यहाँ पर आ गई। हालांकि आज भी दिन ढलने तक 6ठे आदमखोर भेड़िए को पकड़ा नहीं जा सका था। इसके बाद रात को भी आदमखोर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी रहने की उम्मीद है, जिसके लिए जरूरी सामान मौके पर पहुंचा दिए गए। वहां क्या चल रहा है, जरा ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, तब आपको अंदाजा लगेगा कि ये लंगड़ा भेड़िया पकड़ में आएगा या नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं इधर से जो गाड़ी आ रही है, अभी अभी वन विभाग की गाड़ी जो है यहाँ से गुजरी है। ये पूरा इलाका हरबख्शपुरवा या चूड़ामणि का जो इलाका बताया जा रहा है, वहीं से 4 भेड़िए पहले भी पकड़े गए थे। वन विभाग की ही ये गाड़ी आप जाते इस वक्त देख रहे हैं। इसके पहले भी एक गाड़ी जो है वो जा चुकी है। और आगे अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए जाल लगी हुई आप देख रहे हैं कि जाल जो है वो जीप में इस वक्त आपको नजर आएगी। यानी जैसे कल देर रात तैयारी की गई थी और टीम पूरी रात मौजूद थी, सुबह के वक्त जो है
वो हाका दिया गया था और भेड़िए को पकड़ा गया था, यानी 5वां भेड़िया जो पकड़ा गया था वो इन्हीं जालों में फंसा था। एक तरफ 5वें आदमखोर भेड़िए को पकड़ा जा चुका है, आखिरी यानी छठे आदमखोर भेड़िए की घेराबंदी शुरू हो चुकी है, जिससे बहराइच के लोगों को राहत तो मिली, लेकिन इस बीच गांव के लोगों ने एक बार फिर भेड़िए के हमले का दावा किया है। हालांकि यह हमला बीती रात का बताया जा रहा है। गांव वालों का दावा है कि भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग और महिला घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि शुरुआती जांच के बाद दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भेड़िए के हमले पर गांव वालों ने क्या कहा है, सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बहराइच के अलावा दूसरे इलाकों में भी कैसे भेड़िए की दहशत बढ़ गई है। भेड़िया ने आया है तो इनका गर्दन नहीं पाया तो इनका माथ पकड़ लिया, तो माथ पे दांत लग गया। तो अभी दांत जब लगा तो ये तलमलाए, तो उठ कर बैठे, बस तुरंत चिल्लाए। हम छत पे रहन, बस छत पर से कूद लिया थे, तो हमारी चोट लग गई। वो तुरंत आए तो इनको देखे के पर गया, वो उत्ते में तालबा निकल गया। 2 आदमी देखा है। लगभग 3:30 बजे के हो सर, रात के 3:30 बजे। हाँ। तो क्या देखा आपने? हम देखा कि वो काट कहाँ तक ये पर भाग है, तो हम चिल्लाने ना, हम कहते रहे कि हमरे ही आई जी, तो हम थे आई उठा रहन, बेटी लगावा, तब देखा वो ऐसे भागत जाए। भेड़िया देखा था? हाँ, भेड़िया देखा था, तब के रहा है। दहशत तो ऐसी है कि बहराइच ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी भेड़िए जैसे दिखने वाले दूसरे जंगली जानवरों को लोग पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। 5 सितंबर की रात को बहराइच में 3 गांव वालों को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद गांव वालों ने भेड़िया समझकर उस कुत्ते को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया। इसी तरह उन्नाव के एक गांव में पिछले दिनों एक घर की छत पर भेड़िए की तरह दिखने वाला जानवर बिज्जू यानी हनी बैजर भटक कर पहुंच गया। गांव वालों में आदमखोर भेड़ियों का ऐसा खौफ था कि उन्होंने घेर कर इस बिज्जू को भी मार दिया। इससे पहले कौशाम्बी और अंबेडकर नगर में भी गांव वालों ने भेड़िए के शक में सियार को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया। और आदमखोर भेड़ियों का खौफ सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी भेड़िया होने के शक में लोगों ने सियार को रस्सी से बांध लिया। हालांकि वक्त रहते वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई और सियार की जान बच गई। इसी तरह आज भी मध्य प्रदेश के सीहोर से एक तस्वीर आई जिसमें एक सियार 2 लोगों पर हमला करता नजर आया। इस वीडियो की जांच के बाद यह साफ हो गया कि हमला सियार ने किया, लेकिन पूरे इलाके में भेड़िए के हमले की अफवाह फैल गई। लोग घबरा गए कि भाई देखो, ये यूपी जैसा यहां भी हो रहा है। हालांकि यूपी में भेड़ियों के आतंक का इतिहास नया नहीं है। पाठशाला में हम आपको यूपी के अलग अलग जिलों में आदमखोर भेड़ियों के आतंक के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जब यूपी में भेड़ियों के आतंक का अंग्रेजों के जमाने का इतिहास जानेंगे तो आप भी भेड़िए को बाघ से ज्यादा खूंखार मानने लगे। और यह बात करीब 150 साल पुरानी है। साल 1875 में भेड़ियों के हमले में सिर्फ 1 साल में 1018 लोगों की जान गई थी, जबकि उस साल बाघ के हमले में मरने वालों की संख्या 828 थी। मतलब बाघ से ज्यादा लोग मरे भेड़िए के हमले में। उस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन था और ये हमले भी उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस कहे जाने वाले इलाके में हुए थे। इस इलाके में आज के यूपी के अवध और आगरा मंडल आते हैं। भेड़ियों का आतंक इतना बढ़ गया था कि अंग्रेजों ने उनका खात्मा करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया और भेड़ियों के शिकार पर इनाम तक घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। दावा किया जाता है कि साल 1871 से 1916 के बीच करीब 4 दशक में इस इलाके में 1 लाख से ज्यादा भेड़ियों को मार डाला गया था। तो ये सब हुआ है। भेड़ियों का आतंक आज का नहीं है, लेकिन आज वाले जो आतंक है भेड़ियों का, उससे निजात मिलने में कहा जा रहा है कि बस एक स्टेप बचा है।